हेलो बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज अगला चैप्टर दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। वैसे केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स अपने आप में एक ही चैप्टर है, बस मैं ऐसा थोड़ा सा अलग से डिफरेंशिएट करने की कोशिश करता हूँ। अदरवाइज केटीजी थर्मो ऐसे कोई अलग अलग टॉपिक नहीं है, लेकिन चलो मैंने अब हेडिंग लिख दी है, तो न्यू चैप्टर इज थर्मोडायनेमिक्स। जिन बच्चों ने केमिस्ट्री के अंदर थर्मोडायनेमिक्स पहले से ही बहुत ही अच्छे से पढ़ रखा है, अगर वो चाहें तो फिजिक्स के अंदर थर्मोडायनेमिक्स को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री का जो थर्मोडायनेमिक्स है ना, वो काफ़ी बड़ा है, इंटरेस्टिंग है और टफर है। फिजिक्स का जो थर्मोडायनेमिक्स है वो सिर्फ और सिर्फ उसका एक सब पार्ट है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक हिस्सा है। तो अगर किसी को केमिस्ट्री वाला अगर थर्मोडायनेमिक्स आता है तो उसके लिए फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स तो कुछ है ही नहीं। हाँ, किसी बच्चे को अगर केमिस्ट्री का अगर थर्मोडायनेमिक्स ना आता हो तो वो फिजिक्स वाले लेक्चर ज़रूर देखे, फिजिक्स वाले क्लासेस पूरी की पूरी अटेंड करें, और फिर उसके बाद अगर वो केमिस्ट्री पढ़ने जाएगा तो उसको थोड़ा सा आसान पड़ेगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ साइन कन्वेंशन का ही अंतर है, और केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स बड़ा है और थोड़ा टफ है, फिजिक्स का छोटा है और थोड़ा आसान है। तो जिन बच्चों ने केमिस्ट्री में पहले से अगर थर्मो अच्छे से पढ़ रखा है वो चाहें तो शीटें डायरेक्ट लगा सकते हैं। अगर आपसे शीट और डीपी के सवाल फिजिक्स में थर्मो के अपने आप हो रहे हैं, इट मीन्स दैट देयर इज नो नीड टू अटेंड ऑल द क्लासेस। ठीक है, हो सकता है कि बच्चे के पास समय का इश्यू तो वो स्किप कर सकते हो। मैं तो पूरा ही पढ़ाऊंगा, बट ठीक है, आप स्किप कर सकते हो, मैं थोड़ी कर सकता हूँ। ठीक, चलिए बच्चों, सबसे पहले थर्मल इक्विलिब्रियम, छोटा सा ही पॉइंट है। किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में इस तरह की एक स्टेडी स्टेट आ जाए, इक्विलिब्रियम आ जाए कि उनके बीच में हीट का कोई आदान प्रदान हो ही ना पाए, तो हम ये बोलेंगे कि ये दोनों ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गई है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई बॉडी ए है और बेटा ये कोई बॉडी बी है। इन दोनों के बीच में हीट आए जाए ही नहीं, ना तो हीट ए से बी आए ना बी से ए आए। इसका मतलब जो टेम्परेचर इसका है बेटा वही टेम्परेचर इसका है। तो हम ये बोलेंगे कि दीज टू बॉडीज आर एट थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम होने के लिए आप ऐसा कह सकते हो कि दो बॉडीज के पास टेम्परेचर सेम होना चाहिए। अदरवाइज हम पहले से जानते हैं कि जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हीट जो है वो अपने आप हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर मूव करेगी। जैसे मान लो कि यहाँ का टेम्परेचर अगर 80 डिग्री सेल्सियस है और अगर यहाँ का टेम्परेचर अगर 10 डिग्री सेल्सियस है, तो हीट जो है वो स्पॉन्टेनियसली अपने आप ए से बी जाएगी, और हम बोलेंगे कि ऑफ कोर्स दिस इज नॉट थर्मल इक्विलिब्रियम। तो बड़ा सबसे पहला पॉइंट मेरे पास ये था कि थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर सेम और हीट का कोई आदान प्रदान नहीं है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए मैं बड़ा बोल दूं कि उन बॉडीज के बीच में इक्वल टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक, एक छोटी सी बात और बेटा, दैट इज नोन एज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऐसी कोई खास बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। ये बात ऐसे कहती है कि मान लीजिए मेरे पास कोई बॉडी है ए, कोई बॉडी है बी और कोई बॉडी है सी। अगर ए और बी के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम है, ए और सी के बीच में अगर थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो पक्की बात है कि बी और सी के बीच में भी थर्मल इक्विलिब्रियम हो गए हो। आप बोलोगे हाँ सर, इट्स वेरी ऑब्वियस। ए और बी के बीच में अगर थर्मल इक्विलिब्रियम है तो इस बात का अर्थ ये हुआ कि अगर यहाँ का टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस तो यहाँ का टेम्परेचर भी T डिग्री सेल्सियस, तभी तो थर्मल इक्विलिब्रियम आया होगा। ए और सी के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम है, इस बात का मतलब यह है कि यहाँ का टेम्परेचर अगर T डिग्री सेल्सियस तो यहाँ का टेम्परेचर भी T डिग्री सेल्सियस, तभी तो थर्मल इक्विलिब्रियम आया होगा। और इन दोनों का अगर टेम्परेचर सेम है तो ऑफ कोर्स इक्विलिब्रियम तो आएगा। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, ए और सी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, तो बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम होने मस्ट है। दिस इज नोन एज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऑल्दो इसका कोई खास ऐसा यूज़ नहीं कि ऐसे नहीं कोई सवाल में काम आता हो, बट फिर बेटा ठीक है ना, कुछ बुक्स में लिखा रहता तो मैंने भी बता ही दिया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बेटा, दैट इज वर्क डन बाय द गैसेस। जो गैसेस हैं जब वो फोर्स लगाती हैं तो वो किस तरह से वर्क डन करती हैं, उसका क्या फॉर्मूला है, उसमें से कौन से फॉर्मूले याद करने, ये आराम से इत्मीनान से अपन देखते हैं। जैसे एक छोटा सा केस लीजिए। मान लीजिए बेटा कि आपके पास ये कोई कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर लेट से बेटा कोई ना कोई गैस भरी पड़ी है, और ये बेटा इसका पिस्टन है।
पिस्टन मतलब ऐसे कवर टाइप मान लो। इस पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है लेट्स से बेटा दैट इज ए, और इस पिस्टन के अंदर कोई ना कोई गैस भरी पड़ी है ऐसे। जो अंदर गैस भरी पड़ी है उसका जो प्रेशर है बेटा लेट्स से दैट कम्स आउट टू बी पी गैस। तो ये जो गैस है ये इस पिस्टन पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगी एंड दैट विल बी ऑफ कोर्स प्रेशर ऑफ गैस मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। हालांकि ये जो गैस है ये फोर्स तो यहाँ भी लगा रही है, यहाँ भी लगा रही है, यहाँ भी लगा रही है, लेकिन हमारा कंटेनर रिजिड है, इस कारण से ये मूव नहीं कर रहा, ये मूव नहीं कर रहा, ये मूव नहीं कर रहा, लेकिन ये मूव कर सकता है। मान लीजिए कि ये जो पिस्टन है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया हमारे फोर्स लगाने के कारण। लेट्स से बेटा ये पिस्टन थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। ये तो शिफ्ट हुआ नहीं, ये तो शिफ्ट हुआ नहीं, ये तो शिफ्ट हुआ नहीं, फोर्स तो लग रहे थे, लेकिन ये जो पिस्टन है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। तो ऐसे केस में हम मैकेनिक्स से पहले से इस बात को जानते हैं कि अगर मुझे वर्क डन निकालना है गैस से तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज बेटा ऑफ कोर्स फोर्स ड्यू टू गैस डॉट ds। I hope you remember that, and ds is of course displacement of point of application of force। फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट नहीं है, फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट नहीं है, फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट नहीं है, फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट है। तो ऊपर की तरफ बेटा फोर्स है, ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स की वैल्यू है प्रेशर ऑफ गैस इनटू एरिया, डिस्प्लेसमेंट है बेटा ऊपर की तरफ dx इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। बेटा फोर्स भी ऊपर डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, दैट कम्स आउट बाय कॉस ऑफ 0। तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए गैस द्वारा किया गया छोटा सा वर्क डन आया, दैट इज ऑफ कोर्स प्रेशर ऑफ द गैस इनटू a इनटू dx। ये जो a इंटू dx है इसको हम पहचानते हैं। ये जो a इंटू dx है बेटा ये आपका ये वाला वॉल्यूम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू ये वाली थिकनेस, दिस इज योर a इंटू dx। इसको अगर आप चाहो तो एक बार के लिए dv भी लिख सकते हैं। तो आपके पास वर्क डन बाय गैस का कितना प्यारा सा फॉर्मूला आ गया कि वर्क डन बाय गैस इज सिंपली प्रेशर ऑफ गैस मल्टीप्लाइड बाय dv। dv मतलब बेटा वॉल्यूम के अंदर चेंज। लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ छोटे से वॉल्यूम चेंज के लिए कितना वर्क डन है वही आया है। अगर मुझे पूरा का पूरा वर्क डन निकालना है गैस का तो ऐसे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकालते जाइए और जोड़ते जाइए। बेटा जोड़ना ऑब्वियसली मीन्स बेटा क्या आएगा, इंटीग्रेशन। तो जैसे मैकेनिक्स के अंदर आपके पास वर्क डन का मोस्ट फंडामेंटल फॉर्मूला जो था वो F डॉट ds था, एग्जैक्टली उसी तरीके से थर्मोडायनेमिक्स के अंदर वर्क डन का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है, वर्क डन बाय गैस का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है बेटा वो है dw इज इक्वल्स टू pdv, या फिर बेटा पूरा वर्क डन निकालना हो तो इंटीग्रेशन ऑफ pdv, या आप बड़े आराम से ऐसा कह सकते हैं। मैं यहाँ पर एक दो तीन छोटी मोटी बातें और बोलूँगा। जैसे इस वाले सवाल के अंदर हमारी जो गैस है वो एक्सपेंड हो रही थी, बड़ा वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इस केस में ऑफ कोर्स dv आपका पॉजिटिव आएगा। dv अगर आपका पॉजिटिव आएगा तो वर्क डन बाय जो गैस है बेटा वो भी आपके पास पॉजिटिव आएगी। तो जब भी गैस एक्सपेंड होगी तो वर्क डन आपका पॉजिटिव आएगा। केमिस्ट्री में साइन कन्वेंशन अपोजिट है तो वहाँ पर नेगेटिव होता है, उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं वैसे। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि कभी अगर आपकी गैस जो है वो कंप्रेस होने का मतलब ये वाला जो पिस्टन है ये ऊपर न जाने के बजाय अगर नीचे आ रहा हो तब क्या होगा, उस केस में आप ऐसा कह सकते हो कि वॉल्यूम घटेगा। बेटा वॉल्यूम घटेगा तो चेंज इन वॉल्यूम dv नेगेटिव आएगा। बेटा चेंज इन वॉल्यूम अगर नेगेटिव आएगा तो ऑफ कोर्स आपका वर्क डन बाय गैस क्या आएगा मेरे बच्चे, नेगेटिव। तो गैस अगर एक्सपेंड हो रही है तो गैस का वर्क डन पॉजिटिव, गैस अगर कंप्रेस हो तो वर्क डन नेगेटिव। वर्क डन नेगेटिव आएगा कंप्रेस होने पर, ये आप सिंपल मैकेनिक्स से भी समझ सकते हो। आप ऐसा कह सकते हो कि देखो सर यही कंटेनर अगर नीचे आएगा तो गैस ने फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, तो ऑब्वियस बात है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर एंगल 180 होता है तो वर्क डन आपका नेगेटिव ही आता है। बट यहाँ पर हम थोड़ा सा याद करने वाले मोड पे पहुँच गए। मैं एक छोटी सी बात और बोलूँगा। अगर मान लीजिए कि मेरे पास y एक्सिस में गैस का प्रेशर है और x एक्सिस में गैस का वॉल्यूम है, और मान लीजिए कि आपके बेटा जो गैस है उसका वॉल्यूम जो है वो इस इनिशियल वॉल्यूम से लेकर फाइनल वॉल्यूम तक चेंज हो रहा है। तो अगर किसी ने मुझसे पूछा कि वर्क डन क्या होगा तो बेटा वही डेफिनेशन वापस से
छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकाल लूंगा, उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन आएगा प्रेशर ऑफ गैस मल्टीप्लाइड बाय डीवी। इंटीग्रेट कर दूंगा बेटा कहां से कहां तक, इनिशियल वॉल्यूम से लेकर फाइनल वॉल्यूम तक। बड़े आराम से हमारा आंसर आ जाएगा। आपको बड़ा हल्की फुल्की इतनी मैथमेटिक्स तो आती है कि ये इंटीग्रेशन करना और ये वाला एरिया अंडर द कर्व निकालना एक ही बात तो है। तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो एरिया है वो भी आपको वर्क डन ही देगा। एरिया अंडर द कर्व जो होगा वो भी आपको वर्क डन देगा। तो अच्छा पॉइंट है, लिख भी लेना कि एरिया अंडर पीवी कर्व विल प्रोवाइड अस वर्क डन। एक बात का जरूर ध्यान रखना कि अगर ये एरो इस तरफ होगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, अगर ये एरो ऐसे हुई तो ऑफ कोर्स वॉल्यूम घटेगा तो वर्क डन नेगेटिव आएगा। तो प्लस माइनस दिमाग से निकाल लेना, मतलब लगा देना, ठीक। बाकी आप कहने को ऐसा कह सकते हो कि एक अच्छा सा पॉइंट लिख सकते हो कि एरिया अंडर पीवी कर्व will provide work done by gas। ठीक है ना, आई रियली होप बेटा इस बात को आप समझ गए होंगे। तो ये हमारे वर्क डन बाय गैस की बेसिक डेफिनेशन है। आपको बेटा सिर्फ और सिर्फ इन बातों के इर्द गिर्द ही सारा का सारा काम करना है। मैं एक बात और बोलूँगा, मान लीजिए बेटा कि हमारे पास इस तरह का जुगाड़ है। चलो अगले पेज पे करते हैं बेटा, यहाँ पर तो काफ़ी सारा मामला हो गया, यहाँ तो मेरे ख्याल से सारी बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं। एक छोटा सा मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, है ना। इस तरह के एग्जाम्पल बेटा पर अभी जे 2022 में एक सवाल पूछ रखा था, सुनना। मैं सवाल नहीं, उसके पीछे की थ्योरी बोल रहा हूँ। मान लीजिए कि बेटा आपके पास कोई इस तरह का कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर ये बड़ा पिस्टन, यहां पर बड़ा प्रेशर P1 है गैस का, वॉल्यूम है मेरे बच्चे V1 और टेम्परेचर है लेट से T1। हमने बड़ा इसको कोई हीट वगैरह दी, ये हीटर है। इसके कारण बड़ा पिस्टन थोड़ा बहुत मूव कर गया और प्रेशर बड़ा गैस का P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया और ये टेम्परेचर T2 हो गया। अब मान लीजिए कि बड़ा ये y एक्सिस में प्रेशर और x एक्सिस में वॉल्यूम। इनिशियली जो इनिशियल स्टेट है बड़ा उसमें आपका वॉल्यूम है V1 और प्रेशर है P1। फाइनली बड़ा लेट से प्रेशर और वॉल्यूम दोनों ही बढ़ गए और फाइनल स्टेट ये वाला है जब आपका वॉल्यूम हो गया V2 और मेरे प्यारे बच्चों टेम्परेचर हो गया, सो बड़ा प्रेशर हो गया P2। अब जरा बात मेरी ढंग से सुनना। मैं इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम तक कैसे गया। हो सकता है कि बेटा आप इस तरह से प्रेशर और वॉल्यूम लीनियरली वेरी कर रहे हो सकता है कि बेटा प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो इस फंक्शन से वेरी कर रहे हो सकता है कि बेटा प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो ऐसे वेरी कर रहे हैं। तीनों ही केस के अंदर एक जगह से दूसरे जगह तक आप पहुंच रहे हो, मतलब एक स्टेट से आप दूसरे स्टेट तक पहुंच रहे हो, लेकिन तीनों के अंदर वर्क डन बराबर नहीं है। बल्कि आपको नजर आ गया होगा कि इस रास्ते से अगर मैं जा रहा हूं, इस रास्ते से अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम को अगर चेंज करते करते पहुंच रहा हूं तो एरिया अंडर द कर्व ज्यादा है। इस रास्ते से अगर मैं जाता हूं तो एरिया अंडर द कर्व कम है और इस रास्ते से मैं जाता हूं तो एरिया अंडर द कर्व सबसे कम है। तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि अगर मेरे पास ये पाथ 1 है, ये पाथ 2 है और ये पाथ 3 है, तो मैं बड़े आराम से ऐसा कह सकता हूं कि पाथ 3 में वर्क डन ज्यादा होगा, पाथ 2 में बड़ा वर्क डन कम होगा और सबसे कम वर्क डन बेटा किस में होगा, पाथ 1 में। जहां तुम एक जगह से दूसरी जगह तक रहे हो, लेकिन तीनों केस में वर्क डन बड़ा सेम है ऐसा जरूरी नहीं है। इसका मतलब वर्क डन जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट पर डिपेंड नहीं करता, वो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप किस रास्ते से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचो, किस पाथ से बड़ा यहां से तक पहुंचो, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में क्या फंक्शन है, इस बात पर आपका डिपेंड करता है। तो आप बेटा लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि वर्क डन डिपेंड्स ऑन path followed।
बेटा यहाँ पर पाथ फॉलोड का मतलब ये कि प्रेशर जो है वो किस तरह से वॉल्यूम के साथ वेरी कर रहा है, इसके फंक्शन पर डिपेंड करता है। वो लीनियरली वेरी कर रहा है या फिर कैसे वेरी कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है, रास्ते पर डिपेंड करता है कि आप इनिशियल प्रेशर से फाइनल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक कैसे पहुंचे, इस बात पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये बात याद रखें कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट पर डिपेंड नहीं करता, साथ ही साथ इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका रास्ता क्या है। आई रियली होप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अब अलग अलग प्रोसेस से हम वर्क डन निकालने की कोशिश करते हैं। अलग अलग प्रोसेस में बड़ा वर्क डन क्या होगा उनको हम बड़े आराम से देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस। बेटा आइसोकोरिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें हमारे पास जो गैस है उसका वॉल्यूम जो है बेटा वो फिक्स है, मतलब बेटा चेंज इन वॉल्यूम जीरो है। चेंज इन वॉल्यूम जीरो है, यह सवाल में कई तरह से लिखा हुआ आ सकता है। ऐसा लिखा हुआ आ सकता है कि हमारा जो कंटेनर है बेटा वो रिजिड है, ऐसे लिखा हुआ आ सकता है कि हमारा कंटेनर रिजिड है। जैसे ऐसे बोल सकते हैं कि ये रहा कंटेनर और इसके अंदर लेट्स बेटा कोई गैस भरी पड़ी गैस है, और हमने क्या किया कि इस कंटेनर को ऐसे गर्म किया किसी हीटर वगैरह से, गर्म तो कर दिया, लेकिन अगर इस कंटेनर की दीवारें रिजिड होंगी तो उस केस में इसकी शेप साइज ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी, और अगर इसकी शेप साइज ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, और अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो हम कहेंगे कि ये जो गैस है इसके पास जो हीट आ रही है कौन से प्रोसेस से आ रही है, आइसोकोरिक प्रोसेस से आ रही है। वॉल्यूम इज फिक्स, चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो। इसका एक एग्जांपल और है। मान लीजिए बेटा मेरे पास ये कोई कंटेनर है, सारी दीवारें बेटा फिक्स तो है ही है, ये रहा आपका पिस्टन, और पिस्टन के लिए मुझे सवाल में ऐसा बोल रखा है कि ये जो पिस्टन है ये फिक्स्ड है, बोल रखा है सवाल में। अब अगर अंदर कोई गैस भरी पड़ी है और अगर आपने हीट दे भी दी है तब भी पिस्टन अगर फिक्स्ड है तो ना तो वो ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, ना वो ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, तो ऑब्वियस बात है कि बेटा वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट या फिर चेंज इन वॉल्यूम विल रिमेन जीरो। तो आप ऐसा कह सकते हो कि सवाल में अगर रिजिड कंटेनर या फिर बेटा फिक्स्ड पिस्टन इस तरह के शब्द आपको नजर आए तो समझ जाना कि बड़ा पक्की बात है कि जो प्रोसेस है वो आइसोकोरिक रहेगा। ठीक है, इस तरह के शब्द बेटा अपने जेईई 2022 के अंदर जो सवाल थे उनके अंदर यूज कर रखे थे, तो बच्चों को फटाक से हिंट मिल गया कि हाँ पक्की बात है कि जो प्रोसेस है वो आइसोकोरिक है। तो सर अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या प्रेशर और टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना जरूरी है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हम जानते हैं कि हमारे पास प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, आर और टी आपस में कैसे रिलेटेड है। रिजिड कंटेनर है, पिस्टन बेटा फिक्स है, तो आपका ना तो वी चेंज होगा ना नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे, आर तो बेटा वैसे आपके पास कांस्टेंट है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि मेरे पास आ गया P इज इक्वल्स टू NR अपॉन V इंटू टी। बड़ा ध्यान देना, ये सारे के सारे जो टर्म है ये आपके पास फिक्स है। यहां से मुझे पता लग गया कि प्रेशर को बढ़ाओगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और अगर प्रेशर को घटाओगे तो टेम्परेचर भी घटेगा। तो यहां से मुझे पता लग गया कि आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर अगर आपने प्रेशर को बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर को घटाया तो टेम्परेचर भी घटेगा। बल्कि मैं तो ये कह सकता हूं कि प्रेशर को दुगना करोगे तो टेम्परेचर दुगना होगा, प्रेशर को हाफ करोगे तो टेम्परेचर भी हाफ होगा, क्योंकि वॉल्यूम में और नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज है नहीं। यहां बेटा मेरे पास कुछ ग्राफ हैं, मेरे पास काफी काम के हैं, सुनिएगा। अगर किसी बच्चे ने मुझसे आइसोकोरिक प्रोसेस में प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ पूछा, बना देंगे। वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता लेकिन प्रेशर तो चेंज हो सकता है। वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता और प्रेशर चेंज हो सकता है, तो बेटा सिर्फ और सिर्फ ये पॉसिबिलिटी है कि ग्राफ ऐसा बने एरो यू, ये बड़ा ग्राफ ऐसा बने एरो यू। एरो यू है, इस बात का मतलब है कि वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम थोड़ा फिक्स है, लेकिन प्रेशर लगातार बढ़ रहा है। बड़ा प्रेशर लगातार बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी लगातार बढ़ रहा है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि सर दिस इज बेसिकली आइसोकोरिक हीटिंग। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, दिस इज आइसोकोरिक हीटिंग। बड़ा परफेक्ट। यहां पर देखो प्रेशर लगातार घट रहा है, बड़ा पहले प्रेशर इतना था फिर कम हुआ फिर कम हुआ, लेकिन वॉल्यूम फिक्स है। बड़ा प्रेशर घट रहा है तो टेम्परेचर भी तो घट रहा है। इसे आप बोल सकते हो कि सर दिस इज बेसिकली आइसोकोरिक कूलिंग।
इजी ग्राफ। ऐसे बड़ा और ग्राफ बना सकता हूं। अगर किसी ने बड़ा मुझसे पूछा कि सर आप वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ बना सकते हैं, बड़ा बिल्कुल बना सकता हूं। वॉल्यूम तो फिक्स है, बड़ा वॉल्यूम अगर फिक्स है तो या तो ग्राफ ऐसा, बड़ा ग्राफ ऐसा, ग्राफ ऐसा, बड़ा ग्राफ ऐसा, पूरे रास्ते लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। बड़ा पहले टेम्परेचर कम था, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। तो ये मेरे पास ग्राफ किसका आ गया, वॉल्यूम फिक्स है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ऑफ कोर्स दिस इज आइसोकोरिक हीटिंग। बट दिस इज ऑफ कोर्स आइसोकोरिक कूलिंग। यहां से यहां तक बड़ा टेम्परेचर पहले ज्यादा था, फिर कम, फिर और कम, टेम्परेचर लगातार घट रहा है, तो बड़ा आइसोकोरिक कूलिंग। प्रेशर वॉल्यूम बड़ा आपका उतना का उतना ही है। आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर सबसे अगर अच्छा कोई ग्राफ अगर बनेगा तो वो बड़ा प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर बनेगा। लो बेटा, मैंने इधर प्रेशर लिख दिया, इधर टेम्परेचर लिख दिया। तुम तो जानते हो बेटा P इज इक्वल्स टू NR/V इंटू T। प्रेशर पर पावर 1, T पर पावर 1। ग्राफ कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन NR/V है, ये क्या होना चाहिए, स्लोप। तो आप ऐसा कह सकते हो कि सर ग्राफ विल लुक लाइक दिस। ग्राफ विल लुक लाइक दिस। अगर ये वाला एंगल थीटा है, मैं बड़ा आराम से कह सकता हूं कि tan थीटा विल बी, ये बड़ा P, ये T, तो स्लोप आ जाएगा मेरे पास बड़ा क्या, NR/V। अगर बड़ा आपने यूं एरो बना रखी है, एरो ऐसे बना रखी है, तो प्रेशर और टेम्परेचर लगातार बढ़ रहे हैं, तो ये तेरी आइसोकोरिक हीटिंग हो जाएगी। अगर तूने एरो ऐसे बना रखी है तो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों लगातार घटेंगे, उसे तुम आइसोकोरिक कूलिंग बोलते हैं। सिंपल, ठीक। तो अगर ग्राफ होगा तो ऐसा होगा, स्लोप बड़ा मैंने आपको बता दिया। बड़ा ध्यान रखना, टेम्परेचर इधर आ गया और प्रेशर इधर आ गया, तो स्लोप फिर बड़ा फिर NR/V नहीं होगा, V/NR हो जाएगा। जैसे मैं लिख सकता हूं कि T इज इक्वल्स टू V/NR इंटू P। तो अगर मान लें कि ये मेरे पास टेम्परेचर है और मेरे पास ये प्रेशर, अब ये y हो गया, ये x हो गया, ग्राफ विल बी लाइक दिस, या तो एरो यू, ये बड़ा एरो यू, और अगर ये वाला एंगल लेट से फाई, तो आप कह सकते हो कि सर tan फाई विल बी ऑफ कोर्स V/NR। वो तो आप देख लेना, बड़ा सिंपल मैथ्स है, कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी है। सबसे इंपॉर्टेंट काम थोड़ा रहेगा ग्राफ बनाने के चक्कर में। मुझसे मेरे बच्चे जानना चाहते हैं कि सर आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा। बेटा तुम तो जानते ही हो कि वर्क डन बाई गैस का तो सीधा साधारण सा फॉर्मूला है, प्रेशर ऑफ गैस मल्टीप्लाइड बाई dV। लेकिन मेरे बच्चे बोलेंगे सर dV तो जीरो है। भले ही गैस ने फोर्स लगाया हो, लेकिन ये पिस्टन तो मूव ही नहीं कर रहा। भले ही गैस ने बड़े पूरे कंटेनर में फोर्स लगाया, लेकिन जिस बिंदु पर बड़ा फोर्स लगा है उनका कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, और उनका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क डन भी तो नहीं है। सीधा आप बोल सकते हो कि आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन बाय द गैस विल बी जीरो। कौन से प्रोसेस की बात कर रहा हूं, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए बोल रहा हूं कि वहां पर गैस का वर्क डन जीरो आएगा। ठीक है, बढ़िया बात, आगे चलते। नेक्स्ट इज बड़ा अगला प्रोसेस, दैट इज आइसोबैरिक प्रोसेस। सुनिएगा, ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से ग्राफ भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार ना, अब मैं आपको एक बार फिर से बात रिपीट कर दूं कि आइसोकोरिक प्रोसेस में गैस के द्वारा किया गया वर्क डन जीरो होगा। इंटरनल एनर्जी की जो चेंज की बात है कि इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा, उसकी अगर बात करें तो उसका बड़ा बेसिक फॉर्मूला तुम जानते हो, दैट इज F/2 टाइम्स NR∆T। ये फॉर्मूला एक्चुअली हमेशा ही वैलिड है, कोई से प्रोसेस हुई वाला फॉर्मूला वैलिड है ही है। इस NR∆T को आप हमेशा ही लिख सकते हो बड़ा क्या, P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल। V तो बड़ा सेम ही है दोनों बार ही, तो आप ऐसा कह सकते हो कि डेल्टा U का यहाँ पर एक फॉर्मूला हमारे पास और आ गया, F/2, V को बड़ा बाहर निकाल लो और P फाइनल माइनस P इनिशियल को ΔP लिख दो। तो आप आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए ऐसा भी कह सकते हो कि डेल्टा यू ऐसे भी लिख दो, ऐसे भी लिख दो, डिपेंडिंग ऑन कि नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर दे रखे हैं या फिर वॉल्यूम और चेंज इन प्रेशर दे रखे हैं। जैसे इच्छा वैसे करो, ठीक।
आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट इज आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस वो है जिसमें आपका जो प्रेशर है, मतलब गैस का जो प्रेशर है बेटा वो कांस्टेंट है। गैस का प्रेशर कांस्टेंट है, इस बात का सीधा सीधा अर्थ ये है कि एनी चेंज इन प्रेशर इज जीरो। किसी प्रकार भी बेटा प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा। सर मुझे पता कैसे चलेगा कि प्रेशर में चेंज है या नहीं है, मतलब क्या एग्जैक्टली सवाल में लिखा हुआ है क्या? हो सकता है कि लिखा हुआ है, ठीक है, हो सकता है कि सवाल में लिखा रखा हो कि प्रेशर इज कांस्टेंट, दे रखा हो। नहीं दे रखा हो तो उस केस में लैंग्वेज से हम समझ जाएंगे। लैंग्वेज से कैसे? कि जो गैस होगी ना वो अक्सर इन जनरल एक्सपेंड करेगी या कंप्रेस होगी स्लोली अगेंस्ट कांस्टेंट फोर्सेस। कभी भी कांस्टेंट फोर्सेस के अगेंस्ट अगर गैस कंप्रेस या एक्सपेंड कर रही हो तो समझ जाना कि बड़ा आपका आइसोबैरिक प्रोसेस है। जैसे फॉर एग्जांपल सुनिएगा, मैं एग्जांपल के लिए बेटा 2-3 कंडीशंस ले रहा हूँ, सुनिएगा। मान ले बेटा ऐसी कहानी है कि मेरे पास एक कंटेनर यू, इस कंटेनर के ऊपर बेटा इस तरह से मैंने कोई ना कोई पिस्टन लगा रखा है, ऐसे मासलेस पिस्टन है। बाहर का प्रेशर है P एटमॉस्फेरिक और ये जो पिस्टन है ये आपका मासलेस है, ठीक है। और मैंने क्या किया कि इस कंटेनर के अंदर जो गैस भरी हुई है मैंने उसको ऐसे गर्म करना स्टार्ट किया। गर्म करना स्टार्ट किया तो ये जो पिस्टन है ये धीरे 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 ऊपर की तरफ मूव करने लग गया, स्लोली ऊपर की तरफ मूव करने लग गया। स्लोली अगर मूव करने लग गया तो ऑफकोर्स बेटा इसका एक्सेलरेशन विल बी जीरो। एक्सेलरेशन विल बी जीरो तो ऑफकोर्स बेटा नेट फोर्स विल बी जीरो। नेट फोर्स विल बी जीरो तो इसका अर्थ ये हुआ कि ऊपर से जो फोर्स लग रहा है दैट इज P एटमॉस्फेरिक इनटू एरिया। ये वाला जो फोर्स है ये नीचे से लगने वाले फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब गैस ने पक्की बात है कि कांस्टेंट फोर्स लगाया होगा। mg तो बेटा इसका है नहीं क्योंकि मासलेस पिस्टन है, तो दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू दिस फोर्स। और यहाँ से मेरे पास आ गई गैस का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहले से कांस्टेंट है तो ऑफ कोर्स गैस का प्रेशर भी कांस्टेंट है। और अगर गैस का अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो मैं बोल दूंगा कि ये वाला जो एक्सपेंशन है कैसा है, आइसोबैरिक है। सेम केस बड़ा तब बन जाएगा जब आपके पिस्टन के पास मास हो। जैसे लेट्स से सिचुएशन इज लाइक दिस कि बेटा मेरे पास ये पिस्टन है और ये जो पिस्टन है इसका मास m है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a है। बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर P ATM दे रखा है, गैस का प्रेशर लेट्स से मैंने P गैस ले लिया और मैंने धीरे धीरे स्लोली हीट करना स्टार्ट किया। जैसे मैंने इसको स्लोली हीट करना स्टार्ट किया ये पिस्टन ऊपर की तरफ स्लोली मूव करना शुरू हो गया। ये स्लोली मूव कर रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो मतलब पिस्टन पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो का अर्थ ये हुआ कि ऊपर से फोर्स लग रहा होगा P एटमॉस्फेरिक इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, नीचे की तरफ बेटा वेट तो लगी रहा होगा और गैस ने ऊपर की तरफ कोई ना कोई फोर्स लगा दिया होगा, दैट फोर्स इज ऑफ कोर्स P एटमॉस्फेरिक इनटू एरिया। अगर एक्सेलरेशन जीरो तो पिस्टन पर नेट फोर्स जीरो। पिस्टन पर नेट फोर्स जीरो मतलब नीचे का फोर्स बराबर ऊपर का फोर्स। नीचे का फोर्स शुड बी इक्वल टू ऊपर का फोर्स। नीचे का फोर्स आ गया P एटमॉस्फेरिक इनटू एरिया प्लस mg शुड बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस इनटू एरिया। इस केस में मेरे पास गैस का जो प्रेशर है वो आ गया है P एटमॉस्फेरिक प्लस mg अपॉन a। एज यू कैन सी दैट कि सब चीज़ें तो कांस्टेंट ही है। P एटमॉस्फेयर भी कांस्टेंट, m भी कांस्टेंट, g भी कांस्टेंट, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कांस्टेंट। सो गैस का प्रेशर कम्स आउट टू बी कांस्टेंट एंड हेंस द प्रोसेस इज गोइंग टू आइसोबैरिक। दोनों ही केस में आपने देखा कि गैस जो स्लोली एक्सपेंड कर रही है किसके अगेंस्ट, कांस्टेंट फोर्सेस के अगेंस्ट, तो प्रोसेस कैसा होगा, आइसोबैरिक होगा। तुम ऐसा नोट्स में लिखना मत, बट मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि मान लो कि बेटा मैंने यहाँ पर एक ऐसे स्प्रिंग लगा दी होती, ऐसे जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है और शुरुआत में नेचुरल लेंथ की होती, तो जैसे ये पिस्टन ऊपर की तरफ x डिस्टेंस अगर चला जाता ना तो नीचे की तरफ एक फोर्स हो रहा था, कौन सा, kx। फिर बेटा मैं यहाँ पर क्या लिखता, kx। फिर उस केस में p की वैल्यू बेटा इसमें एक टर्म और आती बेटा क्या, प्लस kx अपॉन a। उस केस में आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है क्या, नहीं। उस केस में गैस इज एक्सपेंडिंग अगेंस्ट वेरिएबल फोर्सेस। उसमें वेरिएबल कौन था, स्प्रिंग का फोर्स। तो उस केस में हम उसको आइसोबैरिक नहीं कहते।
ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपके दिमाग में इस बात की क्लैरिटी आ गई होगी कि किसको आइसोबैरिक बोलेंगे बेटा, किसको आइसोबैरिक नहीं बोलेंगे। जब भी कांस्टेंट फोर्सेस के अगेंस्ट एक्सपेंशन हो तो आइसोबैरिक बोल दिया करो, ठीक है। सर ग्राफ का क्या कहना है बेटा, बना देंगे ग्राफ। अच्छा पहले मैं बता वर्क डन की बात कर लूँ। जैसे गैस का जो वर्क डन है तुम लोग जानते हो, भली बात है इस बात को कि दैट इज ऑफ कोर्स गैस का प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। पूरा अगर गैस का वर्क डन निकालना है तो ऑफ कोर्स बेटा इंटीग्रेट कर दो। इस इंटीग्रेशन से हम पी बाहर निकाल सकते हैं। क्यों बाहर निकाल सकते हैं? क्योंकि बेटा इस बार प्रेशर तो कांस्टेंट है, प्रोसेस ही आपका आइसोबैरिक है। सिर्फ और सिर्फ मेरे पास बच गया इंटीग्रेशन डीवी, मतलब बेटा वी इनिशियल से वी फाइनल। डीवी का इंटीग्रेशन तो वी ही आएगा, लिमिट पुट करोगे तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल या फिर बेटा पी इंटू डेल्टा वी। ये वर्क डन का फॉर्मूला। एक फॉर्मूला और है, पी फाइनल वी फाइनल को मैं लिख सकता हूं एन आर टी फाइनल, पी इनिशियल वी इनिशियल को मैं लिख सकता हूं एन आर टी इनिशियल। पी तो बेटा दोनों केस में सेम है ना, तो यहां से मेरे पास एक वर्क डन का और फॉर्मूला आ गया, दैट कम्स आउट टू बी एन आर डेल्टा टी। तो आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए आप याद रख सकते हो कि वर्क डन के दो फॉर्मूले हैं, पी डेल्टा वी भी है और एन आर डेल्टा टी भी है, ठीक है। तो ये बड़े आराम से काम बन जाएगा, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट इज ग्राफ की बात कर रहे थे बेटा अपन लोग, करते हैं ग्राफ की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मुझसे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ पूछे, बना देंगे। लेट से बेटा आपके पास ये प्रेशर और ये वॉल्यूम। प्रेशर कांस्टेंट है तो इसलिए ग्राफ जो होगा वो या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, ऐसे बेटा, तो ग्राफ ऐसे होगा या ऐसे होगा, ठीक है। अगर एरो ऐसे लगी हुई है तो इट इज ऑफ कोर्स आइसोबैरिक एक्सपेंशन। अगर एरो ऐसे लगी है तो इट इज आइसोबैरिक कंप्रेशन। मान लो कि बेटा मेरे पास शुरुआती वॉल्यूम है वी इनिशियल, बेटा फाइनल वॉल्यूम है मेरे पास लेट से वी फाइनल। कोई मुझसे अगर वर्क डन पूछे तो मैंने कोई भी चीज़ सिखा रखी है कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ है ना, उसके नीचे का एरिया अंडर द कर्व लिख दिया करो। तो ये वाला जो एरिया है यही बेटा आपका एक्चुअली वर्क डन है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि दिस एरिया इज बेसिकली पी इंटू हाइट इंटू विड्थ, बेटा दैट इज ऑफ कोर्स वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, और यही बेटा आपका वर्क डन है, ठीक है। अगर कोई मुझसे पूछे कि सर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ बना सकते हो, बेटा बना सकते हैं। अगर मेरे पास ये प्रेशर है और ये टेम्परेचर है, अगेन बेटा दो तरह ग्राफ बन सकते हैं, ऐसा ही बन सकता है, ऐसा ही बन सकता है। बस प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए, यू भी बन सकता है, यू बन सकता है। इसमें प्रेशर लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसमें टेम्परेचर घट रहा है, इतना ही फर्क है। आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए हम वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ भी बना सकते हैं। हम बेटा वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ भी बना सकते हैं। जैसे बेटा जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर टेम्परेचर लिख दिया और यहाँ लेट से वॉल्यूम लिख दिया। मुझे पता है कि पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, तो टी को मैं बड़े आराम से लिख सकता हूँ कि पी अपॉन एन आर इंटू वी, ठीक है ना। इससे मेरे पास आ गया कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, एंड ये तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया, स्लोप हो गया। तो आप कहोगे सर ग्राफ विल लुक लाइक दिस, ग्राफ जो होगा वो काफ़ी हद तक ऐसा दिखाई देगा और आपका बड़ा ग्राफ यूँ आ जाएगा ऐसे। अब जो एरो है ना वो तो ऐसे भी लग सकती है, एरो जो है वो तो यू भी लग सकती है और यू भी लग सकती है। एरो यूँ है मतलब टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों बढ़ रहे हैं, अगर एरो ऐसे हैं तो टेम्परेचर और वॉल्यूम लगातार घट रहे हैं। अगर ये वाला एंगल थीटा है, मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ कि टेन थीटा इक्वल्स टू बड़ा ऑफ कोर्स पी अपॉन एन आर। तो जो भी आपका आइसोबैरिक प्रोसेस है उसमें आप बड़े आराम से इस तरह से ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ईजी से ग्राफ है, कोई बहुत ऐसे हाई फाई बड़ा ग्राफ है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेटा आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू क्या होगा, तो समझदार बच्चा तो बोलेगा कि सर चिंता मत करो आप, हर प्रोसेस के लिए डेल्टा यू फिक्स ही होता है, डेल्टा यू होता है f/2 एन आर डेल्टा टी। सही बात है बेटा, बट फिर भी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ f/2 टाइम्स एन आर टी फाइनल माइनस एन आर टी इनिशियल। इट कैन ऑलवेज बी रिटन एज f/2 टाइम्स बेटा एन आर टी फाइनल में लिख सकता हूँ मैं पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल। अरे बेटा पी तो दोनों टाइम सेम ही है, बाहर निकाल लो f/2 बेटा बाहर निकाल लो और मेरे पास आएगा p टाइम्स डेल्टा वी। बेटा डेल्टा वी किसके लिए लिख दिया, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल की जगह मैंने ऐसे लिख दिया।
तो आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए अगर आप डेल्टा यू का कोई अलग से फॉर्मूला याद रखना चाहते हो तो ये याद रख सकते हो, ऑल तो बेसिक तो बड़ा यही है, बाकी ये याद रहे ना रहे कोई खास ना फर्क नहीं पड़ता। वैसे एक बात तो बोलो बेटा, हो सकता है कि तुम्हारे मन में भी आ रहा हो कि आइसोबैरिक प्रोसेस में डेल्टा यू की जो वैल्यू है वो F/2 टाइम्स वर्क डन है। ऑल्दो ऐसा कोई शानदार रिजल्ट नहीं है जिससे कोई सवाल बनता हो, बट फिर भी मुझे ऐसा लगा कि यार ऐसा दिख रहा है तो लिख देते हैं। ठीक, हर बार ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किस में ज़रूरी है, आइसोबैरिक प्रोसेस के। ठीक, आई रियली होप बेटा समझ गए सारी की सारी कहानी। ऐसे जेई के अंदर बेटा 22 में 23 में इस तरह के सवाल पूछे ही हैं, है ना, जिसके अंदर है ना सिंपली प्रेशर दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, वर्क डन पूछ लिया, हीट पूछ ली। ठीक है, हीट अपन थोड़ी देर में निकाल लेंगे, अभी तो सिर्फ और सिर्फ वर्क डन और डेल्टा यू की बात ही कर रहा। ठीक है, नेक्स्ट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस हम उसे कहते हैं जिस प्रोसेस के अंदर आपका जो टेम्परेचर हो ना बेटा वो कांस्टेंट हो। टेम्परेचर कांस्टेंट बोल दीजिए या बेटा चेंज इन टेम्परेचर इक्वल्स टू 0 बोल दीजिए, एक ही बात है। जैसे आपने कहा ना कि टेम्परेचर कांस्टेंट, वैसे मैं इतना समझ गया कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो 0 हो गई। भाई चेंज इन इंटरनल एनर्जी बेटा क्या होती है, F/2 NR डेल्टा टी। जब डेल्टा टी ही नहीं है तो ऑफकोर्स इंटरनल एनर्जी में तो कोई चेंज आ ही नहीं सकता। सो आइसोथर्मल प्रोसेस में हमेशा बेटा आपका जो डेल्टा यू या फिर डी यू जो होगा वो हमेशा ही आपका 0 होगा, टेम्परेचर बेटा आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर हमेशा आपका कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस में कोई मुझसे वर्क डन का फॉर्मूला पूछेगा बेटा निकाल देंगे, दैट इज ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन पी डी वी। पी को इस बार इंटीग्रेशन से बाहर नहीं निकाल सकते, कांस्टेंट नहीं ना इस बार, लेकिन आप कह सकते हो कि सर पी कैन बी रिटन एज nRT/V बिकॉज PV इज इक्वल टू nRT। यहां से मैं nRT को बाहर निकाल सकता हूँ, n बाहर, r बाहर, t बाहर। t बाहर क्यों बेटा, टेम्परेचर कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल थोड़ा वैसे फिक्स, कोई बेटा गैस होगी, पिस्टन लगा होगा, कंटेनर आपका एकदम भरा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स बेटा चेंज हो नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ आपके पास आ गया dV/V। इंटीग्रेट कर दीजिए इनिशियल वॉल्यूम से लेकर फाइनल वॉल्यूम, और मेरे पास वर्क डन का बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला आ गया, दैट कम्स आउट टू बी nRT ln V final/V इनिशियल। ऑल्दो केमिस्ट्री में आप लोग ऐसे लिखते हैं शायद इसको 2.303 nRT log 10 V final/V इनिशियल। ठीक है ना, हालांकि फिजिक्स में बेटा हम हमेशा नेचुरल लॉग के अंदर ही काम चला लेते हैं, हमें बेस 10 की ज़रूरत पड़ती नहीं, हम तो सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले से सारा का सारा काम चला लेते हैं। मेरे पास बातें थोड़ी सी आइसोथर्मल में और भी हैं, सुनिएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में हम जानते हैं कि PV इज इक्वल्स टू nRT है, n कॉन्स्टेंट, r कॉन्स्टेंट, t कॉन्स्टेंट। इसका मतलब प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इनिशियल प्रेशर इंटू इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू ऑलवेज इक्वल्स टू फाइनल प्रेशर इंटू फाइनल वॉल्यूम। इसका अर्थ ये भी हुआ कि अगर कल को मान लो कि आइसोथर्मल प्रोसेस से वॉल्यूम अगर 10 गुना हो गया तो प्रेशर पक्की बात है कि 1/10 हो जाएगा। वॉल्यूम अगर मान लो कि 100 टाइम्स हो गया तो प्रेशर आपका 1/100 टाइम्स हो जाएगा, अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपका फिक्स रहेगा। ठीक है ना, तो जहाँ पर V final/V इनिशियल लिखा हुआ है ना, वहाँ पर कोई बच्चा अगर चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है कि सर इट इज़ nRT log ऑफ P initial/P final। ठीक, जहाँ nRT लिखा हुआ है ना वहाँ मेरे बच्चे P इनिशियल V इनिशियल भी लिख सकते हैं, या फिर P final V final भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, क्योंकि दोनों सेम ही तो है। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हो। ऑल्दो एक फॉर्मूला याद रख लो, बाकी तो सारे बड़े आराम से रिलेट किए जा सकते हैं, ऐसा कोई खास इसमें लोड है नहीं। ठीक है बच्चों, तो वर्क डन का फॉर्मूला हमें याद हो गया। डेल्टा यू बेटा हमें पहले से पता ही है कि बाय डेफिनेशन यहाँ पे आपका 0 है। ग्राफ की बात करें, ग्राफ की बात करते हैं। प्रेशर और वॉल्यूम की अगर बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा यही है, ये प्रेशर और ये वॉल्यूम। मैंने बेटा इस तरफ वॉल्यूम ले लिया और इस तरफ प्रेशर ले लिया, मेरे पास आ गया PV इज इक्वल्स टू nRT एंड nRT इज कॉन्स्टेंट। तो मेरे पास आ गया PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इज समथिंग लाइक x इंटू वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। x इंटू वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इज एन इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और हो सकता है बेटा आप लोगों ने
कभी ना कभी मैथ्स के अंदर भी ये वाला ग्राफ बनाया। ऐसा सा बड़ा ग्राफ बनता है, ऐसा सा बड़ा ग्राफ बनता है। मान लीजिए कि आपके पास शुरुआत में ये आपके पास इनिशियल प्रेशर है और ये बड़ा आपके पास लेट्स से इनिशियल वॉल्यूम है। फिर वॉल्यूम जितने टाइम्स बढ़ जाएगा ना, बड़ा प्रेशर उतने टाइम्स घट जाएगा। ये मान लीजिए आपके पास फाइनल प्रेशर है PF, तो फाइनल बड़ा वॉल्यूम है मेरे पास VF एंड ग्राफ इज लाइक दिस लेट्स। ठीक, इस तरह के ग्राफ को बड़ा, वैसे तो मैंने कहा ना कि मैथमेटिकल टर्म्स में तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं, वैसे फिजिक्स के टर्म में इस ग्राफ को हम आइसोथर्म कहते हैं। ऑल्दो नेम इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट फिर भी किसी बुक में अगर मान लो कि नाम लिखा हुआ है तो यू मस्ट नो इट, तुम्हें पता होना चाहिए नाम ऐसा ऐसा। एक बात और, अगर किसी ने मुझसे कहा कि सर यहाँ पर टेम्परेचर T है, तो ये वाला एरिया अंडर द कर्व कितना होगा? बेटा ये वाला जो एरिया अंडर द कर्व होगा यही तो आपका वर्डन है। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का जो ग्राफ है उसी का एरिया अंडर द कर्व तो आपको वर्डन देगा। तो दिस वर्डन विल बी ऑफ कोर्स nRT log ऑफ V फाइनल अपॉन V इनिशियल। ठीक है अच्छा, आई रियली होप बेटा समझ गए इस बात को। एक बात और, अगर किसी ने मुझसे पूछा कि सर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम बाकी ग्राफ बना सकते हैं क्या, टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम? बिल्कुल बेटा, अगर ये टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ है तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट चाहिए। अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट चाहिए तो या तो ग्राफ ऐसा होगा या ऐसा होगा, मतलब या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा। ये तेरा आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, वॉल्यूम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा, वॉल्यूम लगातार घटे जा रहे हैं। तो आप ऐसा कह सकते हो कि सर दिस इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दिस इज आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक, यही हाल बेटा प्रेशर में है। प्रेशर में ग्राफ बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अगर मेरे पास ये प्रेशर है और ये टेम्परेचर है, दिस इज T, दिस इज P, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। ग्राफ में अगेन टेम्परेचर मुझे कांस्टेंट चाहिए, तो ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इसमें लगातार प्रेशर बढ़ रहा है, बड़ा प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम घट रहा है, तो ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, याद रखना। यहाँ पर बड़ा प्रेशर घट रहा है तो ऑफकोर्स वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो फिक्स है ना, तो ऑफकोर्स ये आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। ठीक है, इजी। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है ना, ऐसे थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही है, कुछ ऐसा खास नया काम नहीं। ऐसे हम पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में ऐसे लिखते हैं कि P V raised to power सम कांस्टेंट, लेट्स मैं कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट कर दूं? A से रिप्रेजेंट कर दूं, दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। A शुड नॉट बी इक्वल टू 1। बेटा A1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर A1 हो गया ना फिर तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस जाएगा। A की वैल्यू बेटा 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, हाफ रख दो, -10 रख दो, सब चलेगा, बस 1 मत लिखना, क्योंकि 1 लिखते बेटा प्रोसेस फिर आइसोथर्मल। तो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा है। इसमें आप ऐसा कह सकते हो कि P V raised to power A is equals to some constant, लेट्स से बेटा K। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि P initial V initial raised to power A is equals to P final V final raised to power A and it is going to be some constant। ये जो A है बेटा इसे हम पॉलीट्रोपिक कांस्टेंट भी नाम देते हैं। इसे हम पॉलीट्रोपिक कांस्टेंट भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा ही बेटा, कोई बहुत ऐसा बड़ा काम है नहीं। अगर किसी ने मुझसे पूछा कि सर इसके वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, बेटा वर्क डन का फॉर्मूला तो बहुत ही क्लियर सा है। जैसे मैकेनिक्स में फिक्स है कि F.ds लगाना है, वैसे यहाँ पर फिक्स है कि PdV लगाना है। बस P को मैं इंटीग्रेशन से बाहर निकाल नहीं सकता, तो मेरे बच्चों ने कहा कि सर एक काम करो, P को आप लिख दो K/V की पावर A। ठीक है, अब मैं K को बाहर निकाल सकता हूँ, K को बड़ा बाहर निकाल लिया, V की पावर -A इंटू dV, और बेटा V को मैं कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करूँगा? इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम। बेटा V की पावर -A को इंटीग्रेट करना बहुत ही आसान सा काम है, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा।
एक पावर ऐड कर दी भाई, जो अपना किसी भी बड़ा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को जिस तरह से इंटीग्रेट करते हैं वही तरीका, जो पावर है उसमें एक ऐड कर दो और उस पावर से डिवाइड कर दो। और कहाँ से कहाँ तक बेटा, ऑफकोर्स वी इनिशियल से वी फाइनल। बेटा के बाहर निकाल लो, वी फाइनल की पावर 1 माइनस ए, वी इनिशियल की पावर 1 माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए। और देखो थोड़ी सी ना हल्की सी जादूगरी कर रहा हूँ, इस के को मैं पी फाइनल वी फाइनल की पावर ए लिख सकता हूँ, तो लिख देता हूँ पी फाइनल वी फाइनल की पावर ए इंटू वी फाइनल की पावर 1 माइनस ए, माइनस इसी सेम के को मैं पी इनिशियल वी इनिशियल की पावर ए भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ पी इनिशियल वी इनिशियल की पावर ए इंटू वी इनिशियल की पावर 1 माइनस ए। तो बेटा थोड़ी सी मैंने हल्की सी जादूगरी की है, बट आई थिंक इट्स ओके। बेटा ये पावर्स तो कैंसिल हो जाएंगे ना, सिर्फ एक पावर बच जाएगी 1, ऐसे बेटा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 बच जाएगी। और मेरे पास कितना प्यारा सा फॉर्मूला आ गया, पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल अपॉन 1 माइनस ए। पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल को मेरे बच्चे अगर चाहें तो एन आर डेल्टा टी भी लिख सकते हैं ना बेटा। टी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल बोलो, या फिर एन आर टी फाइनल माइनस एन आर टी इनिशियल बोलो, एक ही बात है। तो मेरे पास किसी भी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए बेटा वर्क डन के फॉर्मूले ये आ गए। ठीक है, परफेक्ट। आगे चले। नेक्स्ट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। बेटा गैस की इंटरनल एनर्जी में चेंज का क्या अर्थ है? वैसे मैं आपको हल्का फुल्का बता ही चुका था। मान लो कि किसी गैस का इनिशियल टेम्परेचर है Ti, इनिशियल प्रेशर है Pi और इनिशियल वॉल्यूम है Vi, तो उसकी इनिशियल इंटरनल एनर्जी होगी बेटा, क्या फॉर्मूला था, F/2, नंबर ऑफ मोल्स है n, F/2 nR T इनिशियल, या फिर F/2 टाइम्स P इनिशियल V इनिशियल, इजंट इट। बाद में वो जो गैस है सेम नंबर ऑफ मोल्स, बस टेम्परेचर चेंज होके TF हो गया, प्रेशर चेंज होके PF हो गया और वॉल्यूम चेंज होके VF हो गया। तो अब फाइनल इंटरनल एनर्जी आ गई है F/2 टाइम्स nR T फाइनल, या फिर F/2 टाइम्स P फाइनल V फाइनल, इजंट इट। अगर कोई मुझसे पूछता है कि सर चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, बेटा चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑब्वियसली मीन्स U फाइनल माइनस U इनिशियल, U फाइनल माइनस U इनिशियल। बेटा लिखा तो मेरे पास ये आ गया F/2 nR T फाइनल माइनस T इनिशियल, या फिर सिंपल शब्दों में कहें तो F/2 nR डेल्टा। ये पसंद नहीं आ रहा, मान लो बड़ा कोई बच्चा कहता है कि सर मुझे नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर नहीं दे रखे, मुझे तो प्रेशर और वॉल्यूम दे रखे हैं, तो बड़ा वो पी फाइनल वी फाइनल वाले को माइनस कर दो। तो आप ऐसा कह सकते हो कि इट कैन बी रिटन एज F/2 टाइम्स दिस माइनस दिस, सॉरी बड़ा दिस माइनस दिस, पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल। ये फॉर्मूला भी अच्छा है बेटा, ये फॉर्मूला भी अच्छा है, एक ही बात, दोनों ऐसे अलग अलग नहीं है, सेम ही चीज़ है, बस ये नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर टर्म्स में, बेटा ये प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म्स में सेम बात है। मोनोटोमिक गैस हो F को 3 रख दो, डायटोमिक हो 5 रख दो, पॉलीटोमिक नॉन लीनियर हो 6 रख दो, मस्त रहो। ठीक है, ऑल दो आपको हल्का फुल्का बेटा बता चुका हूँ कि अगर मान लो कि आइसोकोरिक प्रोसेस है तो V कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लो, आइसोबैरिक प्रोसेस है तो P कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लो। ठीक, चलो एक बार वापस से लिख लेते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए बेटा डेल्टा U मैंने आपको थोड़ी देर पहले बेटा सिखाया था कि दैट इज F/2 टाइम्स nR डेल्टा T। इट कैन रिटन एज F/2 टाइम्स P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल। बेटा V दोनों टाइम सेम है, बाहर निकाल लो, F/2 V बेटा बाहर, P फाइनल माइनस P इनिशियल, ये आपका डेल्टा U। इसी तरीके से मैं आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए कहूँ तो आप बोलोगे सर आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए डेल्टा U शुड बी इक्वल टू F/2 nR डेल्टा T, दैट इज F/2 टाइम्स, बेटा फॉर्मूला क्या है, P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल। बेटा आइसोबैरिक है इसलिए P तो दोनों टाइम सेम था, तो दोनों सेम ही रख दिए मैंने इनिशियल फाइनल। F/2 तो बेटा ठीक है, P बाहर निकाल लो, ब्रैकेट में मेरे पास आ गया V फाइनल माइनस V इनिशियल, दैट इज F/2 टाइम्स P इंटू डेल्टा V।
इसी तरह से कोई मुझसे पूछे कि आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू क्या होगा, तो मेरा बच्चा बोलेगा सर आइसोथर्मल को खास सोचने की जरूरत नहीं है, आइसोथर्मल प्रोसेस में तो चेंज इन टेम्परेचर आपका जीरो है, इसलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपकी जीरो है। तो ऐसे बड़े आराम से बेटा इस तरह सवाल पूछे जा सकते हैं, है ना। और इनके बीच में हम थोड़ी देर में रिलेट भी करेंगे कि बेटा इंटरनल एनर्जी और वर्टन को जोड़ के अपन लोग हीट में निकालने की कोशिश करेंगे। बट मेरे ख्याल से इतना तो सारे फॉर्मूले याद हो ही गए होंगे। आगे चलते हैं। अच्छा, एक बात और, आपने नोटिस किया कि डेल्टा यू का फॉर्मूला फिजिक्स और केमिस्ट्री में सेम ही है, ठीक है। वर्क का फॉर्मूला डिफरेंट है, वर्क के फॉर्मूले में फिजिक्स और केमिस्ट्री में माइनस का अंतर है, तो ऐसे कंफ्यूज मत होना, है ना। एवरीथिंग विल एड अप, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है।